गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे कृष्णचंद्र के द्वारा लिखा गया अध्याय जामुन का पेड़, जिसमें हमने अब तक देखा कि किस तरह से कृष्णचंद्र ने इस हास्य और व्यंग्य कथा के माध्यम से सरकारी तंत्र, कार्यालय तौर तरीके आदि की संवेदन शून्यता को, संवेदनहीनता को और अमानवीयता का पक्ष हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। घटना कोई विशेष नहीं थी, घटना बहुत छोटी सी थी। सेक्रेटरीट के लॉन में एक जामुन का पेड़ था। एक रात आंधी चलती है। आंधी चलने के उपरांत वो जामुन का पेड़ टूट करके गिर जाता है। प्रातःकाल कर्मचारियों का आगमन होता है। सबसे पहले वहाँ के मालिक के द्वारा उस पेड़ को देखा जाता है। अब घटना घटित हुई तो माली का कर्तव्य क्या बनता है? सरकारी अधिकारी को सूचित करे। तो माली दौड़ा दौड़ा सबसे पहले चपरासी के पास जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पद का एक क्रम बताया है कि अपने से ऊपर वाले के पास जाना, फिर उसके ऊपर वाले के पास जाना। इस तरह से छोटा अधिकारी बड़े के पास जा रहा है, बड़ा उससे बड़े के पास जा रहा है और ये फाइल आगे बढ़ रही है। माली चपरासी के पास जाता है। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास जाता है। क्लर्क सुपरिटेंडेंट के पास जाता है। सुपरिटेंडेंट बाहर लोन में आता है, देखता है तब तक भीड़ जमा होती है। क्लर्क, सुपरिटेंडेंट, चपरासी, वहाँ पर उपस्थित सभी लोग उस पेड़ के बारे में बात करते हैं। लेकिन देखो, उस पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के बारे में वहाँ पर कोई बात होते हुए दिखाई नहीं देती, परंतु माली एक ऐसे पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया जो संवेदनशील था। वो बार बार उस पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को बचाने की बात करता है, परंतु सरकारी अधिकारों, कानूनों का हवाला देकर के उस बात को गौण कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। वो उस बात को अपने से उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की बात करते हैं और वहां से प्राप्त होने वाले आदेश के अनुसार ही कार्यवाही करने की बात यहाँ पर आती है। तो सबसे पहले सुपरिटेंडेंट से जब बात की जाती है तो सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी से पूछने की बात करता है। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाता है। डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाता है। जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास जाता है। मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी को कुछ कहता है। चीफ सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी को कहता है। जॉइंट सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी को कुछ कहता है। डिप्टी सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी को कुछ कहता है और इस तरह से वो फाइल चलती रहती है। इसी में आधा दिन बीत जाता है। दिन में दोपहर के खाने पर भीड़ जमा हो जाती है। लोग हटाने का प्रयास भी करते हैं, परंतु हटा नहीं पाते, क्योंकि इसको सरकारी समस्या मान करके वहाँ पर पुलिस का पहरा बिठा दिया जाता है। अनुमति लेकर के माली उस दबे हुए आदमी को कुछ भोजन करवाता है। अब सुपरिटेंडेंट उस फाइल को लेकर के प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। पेड़ सेक्रेटरीट के लॉन में गिरा, इसलिए वो कहता है कि हम इस पेड़ को नहीं हटा सकते। पेड़ व्यापार विभाग से संबंधित है। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और पेड़ कृषि विभाग से संबंधित हैं। तो अर्जेंट मार करके फाइल को कृषि विभाग भेजता है, तो कृषि विभाग इस पेड़ को हटाने से मना कर देता है कि ये व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की बनती है। ये उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आता है। वो फ़ौरन लिखते हैं कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रहती है। शाम को जवाब आता है कि ये फाइल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि ये फलदार पेड़ का मामला है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन एक फलदार पेड़ है, इसलिए ये पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाता है। उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा होता है। क्यों? कई लोग कानून को हाथ में लेकर उस आदमी को बचाने की कोशिश ना करें। तब पुलिस कांस्टेबल को दया आती है और वो माली को अनुमति दे देता है। माली दबे हुए आदमी से कहता है कि उसके बचाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसलिए माली कहता है कि तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी इस बात पर कुछ भी नहीं बोलता। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा कि शुक्र है तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी इतना होने पर भी कुछ नहीं बोलता।
तब माली कहता है कि तुम्हारे यहाँ कोई वारिस हो तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। तो वो कहता है कि मैं लावारिस हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी जवाब आता है और जवाब बड़ा कड़क और व्यंग्यपूर्ण था। यहाँ तक अपना हो चुका था। अब देखिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से क्या जवाब आता है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं तो हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वो भी एक फलदार पेड़ को, और वो भी जामुन के पेड़ को जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। मतलब आप देखो, सरकारी तंत्र की सरकारी योजनाओं का हवाला दे दिया गया है कि पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। तो ठीक है, वो एक जगह एक दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से देखें तो हम बिल्कुल सत्य बात है कि पेड़ लगाने चाहिए। परंतु अगर मान लीजिए पेड़ स्वयं आंधी से गिरा है और उसके नीचे आदमी दबा है, तो हमारा क्या है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये स्लोगन हम दे रहे हैं। तो बताओ उसके नीचे दबे हुए आदमी को हमें जीवन देना चाहिए या नहीं चाहिए? हमें जीवन देना चाहिए। लेकिन सब चलताऊ प्रवृत्ति, काम को टालने की प्रवृत्ति यहाँ पर दिखा रहे हैं। सब उस जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, इसलिए वो साफ साफ मना कर देता है। अब क्या किया जाए? इस पर एक मंचले ने कहा कि अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। अरे सोचो, विचार करो। मंचला था, उसने तो मजाक में कहा, लेकिन वास्तव में उस पर प्रयास भी किया जाने लगा। उस मंचले के कहने पर उस आदमी को काटने की योजना बनने लगी। अरे कटने के बाद तो वो वैसे ही मर जाएगा। तो ये देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया कि अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रह जाएगा। तो वो आदमी जब अपने आप कटने की स्थिति को देखता है तो क्या कहता है, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। तो वो आदमी कहता है, क्लर्क बोलता है, ये भी ठीक कहता है। एक क्लर्क बोला कि आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया इस बात का कि कोई नहीं कटेगा। और विरोध करके क्या कहता है कि आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। अब इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। अब मेडिकल डिपार्टमेंट ने फ़ौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। मतलब विज्ञान को भी अपने कार्य पर भरोसा नहीं था। तो क्या कह रहा है, शरीर तो जुड़ सकता है परंतु तो जिंदा रहेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आदमी निश्चित रूप से मर जाएगा। इसलिए ये फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया। सुना है कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी। मतलब फाइल देख लो, बढ़ती जा रही है, ज़बरदस्ती कार्यवाही में उलझाया जा रहा है, संवेदनहीनता का परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है और उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। तब दबा हुआ आदमी एक आहा भर करके धीरे से बोला कि ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये क्या कह रहा है कि तुम, ये मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए कोई तगाफुल नहीं करोगे, अर्थात कोई तकलीफ़ नहीं उठाओगे, लेकिन जब तुम तकलीफ़ उठाओगे तब तक तो हम क्या हो चुके होंगे, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? तो दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। और दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। फिर वापस वही फाइल चल रही, देखो अब। चपरासी ने क्लर्क को बताया, क्लर्क ने हेड क्लर्क को बताया। थोड़ी देर में सेक्रेटरीट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा
शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। तो देखिए, शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरीट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। मतलब आप सोचो, हर कवि वहाँ पर आया, संवेदना किसी ने नहीं दिखाई, जबकि कवि का हृदय संवेदनशील होता है। और उसको किस लिए इकट्ठे हुए कि हमारी जमात का व्यक्ति है और उसके प्रति हमें क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन प्रयास किसी ने नहीं किया, बल्कि वहाँ पर उपस्थित होकर के सबको शायरी सुनाने लगे, अपनी कविताएं सुनाने लगे। शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरीट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरीट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। मतलब आप देखो, सब अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, उससे टिप्पणी चाहते हैं, परंतु उसके प्राणों की रक्षा के बारे में कोई बात नहीं करता। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। अब देखिए, फाइल सब विभागों को छोड़कर कहाँ पहुँची, कल्चरल डिपार्टमेंट। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुँच गई। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। अब देखो, उसने भी प्रयास नहीं किया, बल्कि उसका इंटरव्यू वो ले रहा है। और क्या कहता है कि तुम कवि हो, उसने पूछा। तो उसने जवाब दिया, जी हाँ। दबे हुए आदमी ने जवाब दिया कि किस उपनाम से शोभित हो, तो उसने कहा ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? तो दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? अब देखो, पहले मेंबर बनाने की सोच रहे हैं। सेक्रेटरी ने पूछा, तो उसने कहा नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, कि इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा। मतलब आप देखो, वो भी सबसे पहले क्या चाहता है कि उस बड़े कवि को अपनी कमेटी का मेंबर बनाना चाहता है। उसके प्राणों की रक्षा का कोई उपाय वो वहाँ पर नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा, बल्कि अपनी गलती क्या मान रहा है, गलती ये नहीं मान रहा है कि उसे बचाना है, बल्कि गलती मान रहा है कि इतना बड़ा कवि हमारी कमेटी का मेंबर नहीं है। इसलिए क्या करना चाहता है वो, पहले उसे अपनी कमेटी का मेंबर बनाना चाहता है। कि गुमनामी में नहीं, तब कवि व्यंग्य करता है कि गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। तब क्या कहता वो कि अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। अब देखो, फिर दिन टल गया। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला कि मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। ये लो चुनाव पत्र। मतलब पहले मेंबर बना है, अब उसे चुनाव पत्र दिया जा रहा है। अरे भाई, वो बचेगा तो मेंबर बनेगा और फायदा होगा, वो चुनाव पत्र तभी तो भरेगा। मगर कवि कहता है कि मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से आंसू, आंखों से मालूम होता था कि वो घोर पीड़ा और दुख में पड़ा हुआ है। तो कवि क्या कहता है, सेक्रेटरी क्या कहता है कि ये हम नहीं कर सकते। सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया है। मतलब यहाँ भी उसके जीवन की रक्षा को टाल दिया गया। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं। वजीफ़ा, पेंशन जिसे कहा जाए, अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। तो कवि क्या कहता है कि मैं अभी जीवित हूँ। कवि रुक रुक कर बोला कि मुझे जिंदा तो रखो पहले। मुसीबत यह है
कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला कि हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं होता बल्कि आरी और कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। तो देखिए, सेक्रेटरी ने अपने हाथ साफ कर लिए, अपने आप को बरी कर लिया और कहा कि हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिख दिया है। शाम को माली आता है और माली आकर के दबे हुए आदमी को बताता है कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। वो तो बात तो सही है, फैसला हो गया कि कल कटेगा, लेकिन सोचो विचार करो कि कल तक वो आदमी जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। माली बहुत खुश था क्योंकि वो संवेदनशील था। उस पीड़ा को सबसे ज़्यादा अनुभूत कौन कर रहा था? वो माली ही कर रहा था, दबे हुए आदमी का। लेकिन स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुँचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। क्यों? अब देखो, फिर अड़चन आ गई। ये मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को नहीं काटा जाए। कारण ये था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। अब किसी विदेशी नेता के द्वारा लगाया गया तो विदेशों से अपने स्वार्थ सिद्ध होते हैं। विदेशों से बहुत सी नीतियाँ होती है, विदेशों से पैसा लेते हैं, विदेशों के से व्यापार करते हैं। तो अब लोगों को लगा कि अगर इस पेड़ को कटा देंगे तो पिटोनिया से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे, वो नाराज़ हो जाएंगे और हमें सहायता मिलना बंद हो जाएगी। मतलब यहाँ पर स्वार्थ की मनोवृत्ति दिखाई दे रही है कि सरकार क्या चाहती है? केवल अपना फ़ायदा चाहती है। एक व्यक्ति के प्राणों का बलिदान उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। तब वो कहता है कि मगर एक आदमी की जान का सवाल है। तब एक क्लर्क चिल्लाता है। तो दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। उसका तर्क क्या दिया जाता है कि एक आदमी के पीछे 2 राज्यों के संबंध खराब हो जाएंगे। तो दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनके मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? आप देखो, केवल स्वार्थ की मनोवृत्ति दिखाई दे रही है कि राज्य के संबंध बनाए रखने के लिए एक आदमी का मर जाना ही बेहतर है। इसलिए वो क्या कहता है कि कवि को मर जाना चाहिए, निस्संदेह मर जाना चाहिए। ये बात अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताई। आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। अब प्रधानमंत्री तक फाइल जा चुकी। देखो आप, आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया और कहा कि सुनते हो? आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। अरे, वहाँ तो सरकारी तंत्र की फाइल पूर्ण हुई थी, लेकिन यहाँ पर उसके जीवन की फाइल ही पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियाँ निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। तो सोचो, आप विचार करो इस चीज़ के ऊपर कि सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता, कार्यशैली ऐसी थी कि एक व्यक्ति के प्राणों की रक्षा से बढ़कर के उनके लिए संबंध महत्वपूर्ण थे, उनके स्वार्थ की मनोवृत्ति महत्वपूर्ण थी, उनके लिए फलदार पेड़ महत्वपूर्ण था, उनके लिए सरकार की योजनाएं महत्वपूर्ण थी। उनकी संवेदन शून्यता, उनकी अमानवीयता की पराकाष्ठा यहाँ पर देखने को मिलती है। कवि जो इस देश की धरोहर था, कवि जो इस देश की संस्कृति की रक्षा करने वाला था, कवि जो सरकार समाज की आवाज़ को उठाने वाला था, उसके जीवन का बलिदान उस सरकारी तंत्र की इस लापरवाही के चलते, कार्यशैली के चलते, फाइल का एक विभाग से दूसरे विभाग तक भटकने के कारण उसके प्राणों का अंत हो जाता है। इस तरह से बड़े हास्य और व्यंग्य के रूप में लेखक ने इस सरकारी तंत्र की कार्यशैली पर, अमानवीयता पर, असंवेदनहीनता पर व्यंग्य किया है। और जामुन का पेड़ इस पाठ का शीर्षक रखा है कि मतलब पूरा पाठ जामुन के पेड़ पर केंद्रित है।
उस कवि के ऊपर केंद्रित नहीं है। जब उनके पेड़ की रक्षा का प्रयास हो रहा है, आदमी की रक्षा का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। इस प्रकार से इस पाठ का ये शीर्षक भी बिल्कुल सार्थक दिखाई देता है। धन्यवाद।